हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुबह की इस क्लास में, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कक्षा है और इसमें हम लोग अनुच्छेदों की महत्वपूर्ण सीरीज अभी पढ़ रहे हैं। इस अनुच्छेदों की महत्वपूर्ण सीरीज में अभी पिछली कक्षा में आप लोगों ने आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, 43A इस महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे चर्चा करी है। इसके बाद आज का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अगर हम लोग अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो आज की कक्षा में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग अनुच्छेद 44 पढ़ने वाले हैं। इस अनुच्छेद को वर्तमान के समय में बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता। अभी तक सरकारें इसे स्किप करती आई हैं। अभी तक सरकारों ने आर्टिकल 44 पे कभी बहुत गंभीरता से विचार करने का प्रयास नहीं किया। संविधान निर्माताओं की ये अपेक्षा थी कि आर्टिकल 44 को हमारे जो आगे आने वाले जो हमारी सरकारें होंगी वो संजीदगी से, गंभीरता से स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक के सरकारों में ऐसा उत्साह हमें देखने को नहीं मिला और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था आर्टिकल 44 को स्थापित करने में आने वाली व्यवहारिक समस्याएं। हालांकि ये अपेक्षा बहुत ही मजबूत है। ये अपेक्षा वो है जो देश को एक कड़ी में पिरो देगा, जो देश में प्रत्येक प्रकार के अलगाववादी विचार को अलग कर देगा, जो विविधता में एकता की जो हमारी भावना है, जो हमारी विशेषता है, उसको मजबूत कर देगा। लेकिन इसकी व्यवहारिक स्थिति, इसकी व्यवहारिक प्राप्ति के लिए सरकारों ने विशेष काम नहीं किया। इस आधार पर कई बार कई विद्वानों ने हमारे संविधान के अब तक के सभी क्रियाकलापों पे ये माना है कि हम असफल रहे हैं। अगर आर्टिकल 44 पे अगर मजबूती से विचार नहीं हो सका, आज तक आर्टिकल 44 के लिए अगर हमारी सरकारें एक कदम नहीं चल पाई, इसका मतलब है कि संविधान निर्माताओं की आशाओं पे हमने पानी फेर दिया। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को हमने बहुत मजबूती से निराश किया। फिर भी हम समझते हैं अगर सकारात्मकता कहीं देखने का प्रयास किया जाए तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिंदु हमें दिखाई देने लगते हैं जो वास्तव में ये बताएंगे कि सरकारें प्रयास करती रही हैं। ये अलग बात है कि सरकारों ने कभी इस व्यवस्था को लेके शोर नहीं मचाया। अलग अलग ढंग से इस व्यवस्थाओं के आधार को बनाने का प्रयास हमारी सरकारें करती रही हैं और इसी पे आज इस कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 44 पे हम लोग विशेष करके बात करने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पे आए हुए हैं और इस क्लास को देखते हैं, रेगुलरली इस क्लास को देखते हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि उनके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद है। और अगर आपके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद महसूस होती है तो क्लास को लाइक कर दें। अगर कोई नया छात्र है जो इस कक्षा को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन, उसके कंटेंट को लेके अगर कोई चैनल समर्पित रूप से हिंदी माध्यम के लिए काम करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है तो एक बार 10, 12, 15 वीडियो हमारे इस चैनल पे आप देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा। आइए शुरू करते हैं, तनिक भी देर न किए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि संपूर्ण देश के लिए एक समान नागरिक संहिता की स्थापना कर सकेगा। एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करेगा, अर्थात संपूर्ण देश में जो हमारी व्यवहारिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे दैनंदिन से चलने वाली जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों से संबंधित जो अनिवार्य रूप से हमारे व्यवहार को संचालित करने वाले क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों से संबंधित एक ऐसी व्यवस्था बन सके जो पूरे देश में एक जैसी हो, अर्थात जो कानून है उस कानूनों को एक जैसा किया जा सके। सभी लोग एक ही कानून से संचालित होंगे तो वो अपने को एक देश के एक जैसे नागरिक महसूस करेंगे। और ये महसूस कराने के लिए जो रोजमर्रा के जीवन की समस्याएं हैं उनसे संबंधित जो कानून है
उनका एक जैसा होना बड़ा अनिवार्य। इसी अपेक्षा को लेके आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपेक्षा की थी कि हम पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। हालांकि प्रयास शुरू है, अभी तात्कालिक हमारी सरकारों ने थोड़े थोड़े करके प्रयास किए हैं और वर्तमान सरकार ने तो इसकी व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए कि अगर हम इसको लागू करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेके अलग अलग धारणाएं फैल जाती हैं, अलग अलग धारणाएं लोगों के दिमाग में आ जाती है। तो ये धारणाएं गलत ढंग से, कहीं इसका सांप्रदायिक मामला, कहीं इसका क्षेत्रीय लाभ, कहीं इसका जो धार्मिक उन्माद है, इस तरीके के लाभों को लेने के लिए जो राजनीतिक दल हैं या कोई समूह है इसका दुरुपयोग न कर ले, इसलिए सरकारें इस निर्णय को अब लेने के लिए सीधे न लेके अवेयरनेस प्रोग्राम पहले फैलाना चाहती हैं और इसी क्रम में जनता के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रखी गई है और कहा गया है कि आप लोग गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाके यहाँ पर कहें, लिखें कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए। तो किसी को भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए तो उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानना होगा। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से आपकी जो अपनी व्यक्तिगत आस्थाएं हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, वो सब दबा के आपको एक जैसा कर दिया जाएगा, या जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी और सबको एक समान कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विशेषकर लोगों को लगता है कि सबके आरक्षण ही छीन लिए जाएंगे और उसे छीनना ही एक समान सिविल संहिता है। ऐसा नहीं है। इस गलत धारणाओं से थोड़ा ऊपर निकलने की जरूरत है। इसलिए लोगों को आर्टिकल 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है उसे जानने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आते ही हमारे जो धर्म है, हमारी जो व्यक्तिगत पहचान है, हमारी जो अपनी जो डिग्निटी है वो सब खत्म हो जाएगी, औरों के जैसा हम हो जाएंगे। ऐसा नहीं। आज भी आप एक बहुत बड़े व्यापक यूनिफॉर्म सिविल कोड में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। आज भी बहुत सारे, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, अगर वो किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है, किसी भी अपराध में अगर वो दोषी पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो उसको जो दंड दिया जाता है वो उसके धर्म के अनुसार दिया जाता है। वो ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्या उसको दंड उसके धर्म के अनुसार दिया जाता है कि उसको दंड कानून के अनुसार मिलता है? दंड तो कानूनी के अनुसार मिलता है ना। दंड कानून के अनुसार मिलता है। और अगर उस काम के लिए कानून, संविधान हमारा, कानून हमारा अगर 5 वर्ष की सजा देता है और वैसे ही अपराध के लिए शायद किसी धर्म में फांसी की सजा हो, वैसे ही अपराध के लिए शायद किसी धर्म में गर्दन काटने की सजा हो, वैसे ही अपराध के लिए शायद किसी धर्म में बस बहुत थोड़ी मोड़ी फटकार की सजा हो, तो क्या वैसे दंड मिलता है? नहीं ना। तो हम यूनिफॉर्म तो है ही हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें हम यूनिफॉर्म में हैं, हम समान रूप से हैं। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इक्वलिटी का मौलिक अधिकार आपको देता है। बावजूद इसके अगर हम 44 लागू करें तो क्या इक्वलिटी नहीं है? क्या पहले से इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है? सब इक्वलिटी की बात हो रही है। विशेषकर हमारे दैनंदिन, हमारे व्यवहारिक जीवन में, जो विशेषकर जैसे वैवाहिक व्यवस्था से संबंधित बातें, जैसे वैवाहिक व्यवस्था से संबंधित बातें हैं, विवाह से संबंधित बातें, तलाक से, भरण पोषण, वंशानुक्रम, दत्तक ग्रहण, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों के संरक्षण प्रदान करने के लिए आर्टिकल 44 जैसी बातों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्टिकल 44 लाने का जो प्रयास है वो कुछ इस तरीके की व्यवस्थाओं में है। इस तरीके की व्यवस्थाओं से थोड़ा विभेदात्मक, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा जो वास्ता है, जो सबसे ज्यादा सरोकार है, वो किससे जुड़ता है? वो इन्हीं चीजों से जुड़ता है, इन्हीं चीजों से जुड़ता है। उसको बड़े बड़े कानूनों से कोई लेना देना नहीं है कि वो कानून कितने राष्ट्रीय एकीकरण की ओर ले जाते हैं। उन्हें जमीनी स्तर पे जो डे टू डे में जो उनकी चीजें फंसती हैं, उन चीजों से उन्हें पता लगता है कि विभेदात्मक चीजें हैं या एकात्मक चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी व्यवस्था है जो संपूर्ण देश में विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, भरण पोषण संबंधी, वंशानुक्रम संबंधी, दत्तक ग्रहण संबंधी या संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी जैसे मामलों में पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था, एक जैसा कानून लाने की बात करता है। तो अगर ये एक जैसे कानून आते हैं तो इसमें से किसी के धर्म को, किसी के जाति को, किसी भी प्रकार का कोई खतरा, कोई समस्या नहीं है। इवन और ज्यादा उन्हें संरक्षण मिल पाता है, उनके अधिकार और ज्यादा क्या हो जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे। जैसे अगर मुस्लिम वर्ग को ही लेके देख लें तो मुस्लिम वर्ग में तलाक की व्यवस्था थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को, जो उसकी पत्नी है, अगर वो 3 बार तलाक बोल देता है तो तलाक हो जाता। तो कहीं न कहीं ये महिलाओं के लिए तो एक गलत चीज है, और महिलाओं के लिए ही नहीं, कई बार ये पुरुषों के लिए भी गलत हो जाता था, क्योंकि मनोभाव, संवेगात्मक इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है सबकी एक जैसी हो। तो संवेग में आके, भाव में आके, गुस्से में आके किसी ने अगर किसी को 3 तलाक 3 बार बोल ही दिया तो अब व्यवस्था यह है कि तलाक हो गया, और अगर तलाक हो गया तो पुनः अगर उस गुस्से को आपको हटाना है तो इसके लिए एक बहुत ही, कह लें कि मानवीय रूप से, डिग्निटी के रूप में जिसे स्वीकार न किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था जो हलाला के रूप में आती है, ऐसी व्यवस्था से, हलाला जैसी व्यवस्था से महिला को गुजरना होगा। ना तो पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी को हलाला करना पड़े, ना पत्नी चाहती है हलाला करना पड़े, फिर भी करना है, मजबूरन करना है। और ये व्यवस्था कहीं से भी मानवीय डिग्निटी के अनुरूप नहीं है, मानवीय डिग्निटी के अनुरूप नहीं है, मानवीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। बावजूद इसके तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में अगर 3 तलाक को उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से एक वैधानिक व्यवस्था है, जैसे हिंदू तलाक होता है, वैसे ही इस्लाम के धर्म अनुयायियों के भी तलाक उसी तरीके से एक प्रॉपर वैधानिक तरीके से होगा, जिसमें दोनों के, महिला पुरुष दोनों के अधिकारों की रक्षा हो। वो सिख धर्म का हो, वो ईसाई धर्म का हो, जिस भी धर्म का हो, तलाक जैसी व्यवस्था पे नियम एक होगा जो सर्व स्वीकार्य हो। तो ऐसी व्यवस्थाओं को लाने से अधिकारों का विस्तार होता है, पुरुषों के भी अधिकारों का विस्तार हुआ और महिलाओं के भी अधिकारों का विस्तार हुआ। इसी तरीके से विवाह संबंधी बात पे एक जैसी विवाह पद्धति होनी चाहिए, वैधानिक, तार्किक रूप से जो उचित हो उस ओर जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण की बात है, वंशानुक्रम की बात है। वंशानुक्रम में हमारे यहाँ अंतरजातीय विवाह स्वीकार्य हैं, हमारे यहाँ अंतर धार्मिक विवाह स्वीकार्य हैं, हमारे यहाँ अंतरराष्ट्रीय विवाह स्वीकार्य हैं। तो जितने भी इंटर रिलेशन हो सकते हैं वो सारे तो रिलेशन एक्सेप्टेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में वंशानुक्रम क्या होगा? अगर सबके अलग अलग वंशानुक्रम होंगे तब तो समस्या आ सकती है, व्यवहारिक समस्याएं आएंगी, कानूनी समस्याएं आएंगी। इसलिए वंशानुक्रम एक जैसा हो। इससे किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के साथ अगर आप वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, किसी जाति का किसी जाति के साथ वैवाहिक संबंध अपनाते हैं, तो ऐसे में ये जो तकनीकी जटिलताएं हैं ये नहीं होंगी, और तकनीकी जटिलताएं अधिकारों को सीमित करती हैं, न कि अधिकारों को बढ़ाती हैं। तो जहां आर्टिकल 44 प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को विस्तृत करने और एक जैसा फील कराने की बात करता है, वहीं इसकी व्याख्याएं अब तक गलत दृष्टिकोण से की गई, और उस गलत दृष्टिकोण से ऐसा लगा कि जैसे ये आते ही जो लोग, जो अल्पसंख्यक हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं राज्य के द्वारा, बस उन सुविधाओं पे ही ये एक तरीके से अटैक है। उन सुविधाओं को ही हटाने के लिए ये पूरा का पूरा जो है व्यवस्था है। इसलिए अक्सर सरकारों को ये लगता रहा कि इन व्यवस्थाओं के काम करने पे, इन व्यवस्थाओं को लागू करने पे सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ऐसे पिछड़े वंचित वर्ग जो हैं, जो पीछे रह गए थे, जिनका राजनीतिक वोट बैंक के रूप में उपयोग सरकारें कर पा रही हैं, वो शायद उनके हाथ से निकल जाए, और तात्कालिक सरकार जो इस पे काम करे शायद उसकी सत्ता भी चली जाए। तो कोई भी इस तरीके के रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रहा, और आगे भी भविष्य में अभी इस तरीके से रिस्क लेने की स्थिति में लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विशेषकर ये बात सरकारों की है, राज्य की है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 44 लाने की जिम्मेदारी व्यक्ति की नहीं है,
आर्टिकल 44 लाने की जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य से अपेक्षा की गई थी कि राज्य इस पे काम करेगा, तो राज्य काम करे, इस बात की अपेक्षा थी। थोड़ा सा समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य प्रयास करेगा, आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि संपूर्ण देश के लिए एक जैसी नागरिक संहिताओं की स्थापना हो सके, एक जैसी नागरिक संहिताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना हो सके। अब जब एक समान की बात की जाती है, एक समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता, तो इस एक समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि जो विवाह संबंधी कानून है पूरे देश में, जो तलाक संबंधी कानून है, भरण पोषण संबंधी, वंशानुगत संबंधी, दत्तक ग्रहण, अर्थात दैनंदिन जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जिससे व्यक्ति का हर दिन सरोकार पड़ता है, ऐसे मामलों में जो विभेदात्मक कानून है वो न हो। क्योंकि ऐसे मामलों में विभेदात्मक कानूनों से कई बार व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है, कई बार व्यक्ति के अधिकार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वो अधिकार, उसके वंचित अधिकारों से वो वंचित रह जाता है, न्याय से वंचित रह जाता है, न्याय से वंचित रह जाता है। तो इस तरीके से ये जो वंचितीकरण है ये समाप्त हो सके, तो जहां लोगों के अधिकारों, न्याय आदि के वंचितकरण से रोकने की प्रक्रिया के रूप में एक समान नागरिक संहिता की स्थापना हो, ऐसी अपेक्षाएं हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने किया था। और इसका सीधा सा मतलब है कि एक देश हमारा हो, एक जैसे जो कानून है वो भी लोगों के लिए, संहिताएं जो हैं, कानून, वो एक जैसी हो। राज्यवार हमारे कानून अलग अलग है, राज्यवार हमारे कानून क्या है, अलग अलग हैं। तो ऐसे में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जबकि हमारा नागरिक कैसा है, हमारी नागरिकता कैसी है, इकहरी नागरिकता है। संविधान कैसा, इकहरा संविधान है। और कानूनी व्यवस्थाएं, संहिताएं राज्यवार, क्षेत्रवार अलग अलग हैं, तो इसको भी एक करने की जरूरत है। तो विभिन्न प्रकार के जो विभेदात्मक व्यवस्थाएं, विशेषकर जो हमारे यहाँ अलगाववाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, जो विशेषकर जाति विभेद की समस्या है, जो विशेषकर धर्म के रूप में जो हमारे यहाँ रुग्णताएं हैं, जो रुग्णताएं हैं, धर्म के रूप में जो हमारे यहाँ रुग्णताएं हैं, धर्म के रूप में जो हमारे यहाँ जटिलताएं हैं, कट्टरताएं हैं, इन चीज़ों को थोड़ा उदार बनाया जा सके, इन चीज़ों पे थोड़ा सा लोगों में आपस में सहकार बनाया जा सके और एकता स्थापित हो सकती है। तो आर्टिकल 44 पे खैर बड़ा काम तो हमें देखने को नहीं मिलता है कि राज्य सरकारों ने किया हो, लेकिन फिर भी इसके लिए मानदंड क्या होंगे। अगर एक समान नागरिक संहिता के स्थापित करने का प्रयास किया जाए तो इसके लिए मापदंड क्या है, मानदंड क्या है कि क्यों एक समान नागरिक संहिता की जरूरत हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला ये है कि एक समान नागरिक संहिता से सभी नागरिकों को समान दर्जा दिया जा सकेगा, सभी नागरिकों को समान दर्जा दिया जा सकेगा। अभी बहुत सारे नागरिक अपने को मुख्य धारा से दूर पाते हैं, बहुत सारे नागरिक अपने को जाति, धर्म आदि आधारों पर कहीं न कहीं विभेदित पाते हैं। तो सबको एक समान व्यवस्था में लाया जा सके, सबके लिए कानून एक जैसा हो। जैसे जैसे सामान्यतः दो नागरिक आपस में बैठे हों, एक हिंदू है एक मुसलमान है, और बात विवाह की छिड़ जाए, तो जो मुसलमान है वो कहता है कि भाई साहब तुम्हारी तो मजबूरी है एक विवाह करना, हमारे यहाँ तो एक से ज्यादा करने की छूट है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्तर है इस मामले में वो इससे तो ऊपर है। ये अलग बात है कि दृष्टिकोण अलग अलग है, ये कह सकता है कि हमारे यहाँ भाई तो ज़्यादा अच्छा है, हमारी जो व्यवस्थाएं वो ज़्यादा अच्छी हैं कि हम हमेशा एक के रहेंगे, तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं किसके हो। तो व्यवहारिक रूप से चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं इक्वलिटी की बात तो वहाँ पर नहीं है। सभी नागरिकों को एक समान दर्जा दिया जा सकेगा, एक रूप में देखा जा सकेगा, ये उद्देश्य है किसका, ये समान नागरिक संहिता का। ऐसे ही लैंगिक समानता बढ़ाया जा सके, न्याय को बढ़ाया जा सके, है ना। महिला और पुरुष दोनों को जो अलग रूप में देखा जाता है, एक समान नागरिक संहिता होगी तो सब जगह महिलाएं और पुरुष कानूनी रूप से भी एक होंगे, तो ये भी आवश्यक है। इसी तरीके से पर्सनल लॉ के जो विवादास्पद मामलों को समाप्त किया जा सकेगा, वही तलाक के, जमीन जायदाद के जो मामले हैं उसको, जो वंशानुक्रम के मामले हैं, जो दत्तक के मामले हैं, इस तरीके से जो
पर्सनल लॉ से जुड़ने वाले मामले हैं उसका समाधान किया जा सकेगा। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। जब सबके लिए एक जैसे कानून होंगे तो कोई भी विभेदात्मक नहीं दिखेगा, तो सबको एक जैसे, लोग भी आपस में एक जैसे दिखने लगेंगे। सरकार के प्रति जो निष्ठा है वो भी बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता भी बढ़ेगी। युवा आबादी की आकांक्षाओं को समायोजित किया जा सकेगा। अभी चूंकि अलग अलग विभेदात्मक कानून है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे युवा हैं स्किल होते हुए भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनकी प्रतियोगिता वो कर पाए, उनकी योग्यता को महत्व मिल पाए, इसलिए ये जरूरी है कि युवा आबादी की आकांक्षाओं को समायोजित किया जाए। और विशेषकर अब तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में भारत जननांकीय लाभांश से गुजर रहा है। अर्थात हमारी अधिकतम आबादी जो अधिकतम आबादी है वो अधिकतम आबादी हमारी युवा है। तो ऐसी दशा में तो इस समय आर्टिकल 44 के होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसी तरीके से कानूनों का सरलीकरण हो जाएगा। जब सबके लिए एक जैसे कानून होंगे तो उस कानून के प्रति लोगों में अवेयरनेस भी होगी, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं कानूनों के ऐसे पे जो निर्णय दे रहे हैं उनके लिए कानून सरल हो जाएंगे। तो बहुत बार क्या है, आज की सबसे बड़ी समस्या है कानून का इतना जटिल होना कि कुछ ट्रेंड प्रशिक्षित लोगों के अलावा लोग समझ ही नहीं पाते कि उसमें क्या बताया जा रहा है। ऐसे स्थिति में अगर कानूनों का सरलीकरण होगा तो हर किसी को अपना पक्ष रखने का खुद भी अधिकार हो सकता है, अपना पक्ष खुद भी लोग रख सकते हैं। इसी तरीके से आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। संपूर्ण देश में एक जैसी व्यवस्था होगी, कानून सरल होंगे, तो यही तो आधुनिक राष्ट्रों की पहचान है। और विशेषकर न्यायिक घोषणाएं की जा सकती हैं। न्यायिक घोषणाओं को लोग समझ पाएंगे, न्यायपालिका के आदेशों को लोग समझ पाएंगे, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा होगा, कुछ अलगाव नहीं होगा। वैध सरकार, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। ऐसी स्थिति में जो सरकारें होंगी वो सभी लोगों की इच्छा के अनुरूप होंगी। तो ऐसे में ऐसी सरकारें जिनको सब लोग अपने इच्छाओं का प्रतीक मानते हैं, तो वो वैध सरकार होती है। तो इस तरीके से एक समान नागरिक संहिताओं के मापदंड ये होते हैं। लेकिन एक समान नागरिक संहिताओं को अभी तक, जब हम 74-75 साल बिता चुके हैं संविधान लागू होने के बाद, और अभी तक अगर हमने इसे लागू नहीं किया, अभी तक ये व्यवस्थाओं में अगर नहीं आ पाई हैं, प्रैक्टिकली अगर ये नहीं आ पाई हैं, तो इसके पीछे क्या समस्याएं रही हैं, वो कौन कौन सी आशंकाएं हैं, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो कौन कौन से अवरोध हैं, तो एक समान नागरिक संहिता को व्यवहारिक रूप में आने नहीं दे रहे हैं, या सरकारों की जो चिंताएं हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकारों की जो चिंताएं हैं, ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे कारण हैं जो चुनौती के रूप में इसे लागू करने के समक्ष खड़ी हैं। सबसे पहले विविधता के कारण जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इसको लागू करने में, वो सबसे बड़ी चुनौती सरकारों के सामने है। इसी तरीके से जो अल्पसंख्यकों के मध्य धारणा है, अल्पसंख्यकों को ये लगता है कि जैसे ही ये आएगा वैसे ही जो हमारी सुविधाएं हैं, हमारी जो अपनी अपेक्षाएं हैं, हमारी जो अपनी पहचान है, वो सब धराशायी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और बहुमत की बात मान के और हमें उनके अनुरूप होना पड़ेगा। हमारी जो व्यक्तिगत अपनी पहचान है वो समाप्त हो जाएगी, हमारी जो सुविधाएं हैं वो छिन जाएंगी। इस कारण अल्पसंख्यकों के मन में जो इसके प्रति जो गलत धारणाएं हैं वो भी बड़ी समस्याएं हैं। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कई बार ऐसा कहा गया कि जो स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, वो प्रोपोर्शनल है, वो सभी को अलग अलग रूपों में मिला है। जैसे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन है, अनुच्छेद 15 के 4 में SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजन है, 15 के 5 में SC/ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन है, 15 के 6 में जो हमारे EWS हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए अलग प्रोविजन है। ऐसे सरकारी नौकरियों में 16 की बात करें तो 16 के 3 में निवास को लेके स्पेशल प्रोविजन है, 16 के 4 में जाति को लेके स्पेशल प्रोविजन है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, बैकलॉग रिजर्वेशन है, 15 के 5 में धार्मिक रिजर्वेशन देखने को 16 के 5 में धार्मिक रिजर्वेशन देखने को मिलता है, 16 के 6 में EWS रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो एक तरफ ये माना जा रहा है कि ये हमारे लिए फायदा होगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आर्टिकल 44 लागू
होने से मौलिक अधिकारों में जो संरक्षण, जो प्रोटेक्शन, जो सकारात्मक संरक्षण दिए गए हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। अर्थात कहा जा रहा है कि आर्टिकल 44 मौलिक अधिकारों के विरोध में, आर्टिकल 44 मौलिक अधिकारों के विरोध में है। इसी तरीके से यूसीसी के प्रारूपण के मुद्दे, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो एक समान नागरिक संहिता है, इसका स्वरूप कैसा हो, इसका प्रारूप कैसा हो कि ये सभी के लिए एक समान हो सके, सभी की इच्छा अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके, किसी को भी जबरदस्ती उनकी अपनी पहचान से विरत न कर दे, निरत न कर दे, अलग न कर दे। तो इस तरीके की भी समस्याएं हैं कि इसको किस तरीके से लागू किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए और कैसे लागू किया जाए, इसके लागू करने का तरीका क्या हो सकता है। ये कोई फंडामेंटल राइट्स तो है नहीं एक साथ थोप दो। तो इसके प्रारूपण को लेके भी चिंताएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं। कुछ का मानना है कि जो लोग इसको चाहते हैं उसी पर लागू किया जाए, उसी पर लागू किया जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे लागू किया जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि एक साथ इसे लागू कर दिया जाए और एक बार में ही ये लागू होगा तभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो जैसे रिजर्वेशन को हम लोगों ने पहले कुछ सालों के लिए दिया और उसके बाद कहा था समाप्त हो जाएगा और आज तक वो बैसाखी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, ऐसा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ भी हो सकता है। तो इसके प्रारूपण और इसके लागू करने को लेकर भी अभी जो है पर्याप्त जो है मत भिन्नताएं हैं। इसी तरीके से पर्याप्त समय की जरूरत है। ये अचानक से एक साथ लागू करने जैसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा देश दुनिया के समस्त देशों में सर्वाधिक विविधता रखने वाला देश है। दुनिया में कुछ एक दो प्रकार की विविधताएं पाई जाती होंगी, हमारे यहाँ विविधताएं, अनेकों प्रकार की विविधताएं हैं। रहन सहन, बोलचाल, भाषा, संस्कृति, ढंग, खान पान, ये सबके साथ तो विभिन्नता है। पहनावा, सारी चीजें, हर चीज में विभिन्नता है। इतनी बड़ी विभिन्नता को अचानक से एक साथ एक जैसी व्यवस्था में ढालना थोड़ा सा कम है। तो अभी जो समय है वो भी समय कम रहा है और आगे भी हमारे राज्य को और पर्याप्त समय की जरूरत है। इसलिए इसे अचानक से या एक बार में सरकारों के द्वारा लागू किया नहीं जा सका है, न ही एक साथ इसे लागू किया जा सकेगा। हमारी विविधता का तो हाल ये है कि कहा जाता है कोस कोस पे बदले पानी और 3 कोस पे बानी। कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो कोस कोस पे बदले पानी मतलब 3 किलोमीटर में पानी का टेस्ट बदल जाता है, और अगर 9 किलोमीटर चले गए तो बानी भाषा का टोन बदल जाता है। इतनी विविधता है और इतनी विविधता को आप चाहते हो कि इतने जल्दी से पूरी कर दे और सबके लिए एक जैसा हो जाए, थोड़े समय की जरूरत है। ये इसके व्यवहारिक चुनौतियों के अंतर्गत आता है, जिसके कारण आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक ठीक लागू नहीं हो पाया। तो इसके संबंध में और भी बातें हैं और उसको देखने से पहले थोड़ी सी बात कर लें। मैं आज की बात कर रहा हूं और आज तारीख है 22 जुलाई। ध्यान रखिए, यहाँ पे ये तारीख छुपी हुई है 22 जुलाई, 22 जुलाई। और 22 जुलाई से आपका बैच शुरू हो रहा है, P2I बैच। ध्यान रखिए, P2I बैच 22 जुलाई से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे, 6 PM। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग, जिन लोगों को ने 2024 की तैयारी के लिए सोचा था, उस सारे लोगों ने अपना इनरोलमेंट करा लिया होगा। अगर नहीं भी कराया है तो अभी भी मौका है कि आप ये इनरोलमेंट कराएं। 29,999 रुपये फीस होगी। जब आप इनरोलमेंट कराएं, किसी से बात करें तो आप उन्हें बताएं कि आप AP लाइव कोड के साथ उनको एडमिशन दें। आप जब भी बताएं तो बताएं कि हमारा एडमिशन पे आप AP लाइव कोड लगा दीजिए। अगर आपसे बंद पड़ रहा तो ठीक है, नहीं तो हम अमरीन सर से बात करा देंगे। तो AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ 29,999 में आप P2I बैच से जुड़ सकते हैं। P2I बैच है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इसका नाम है। 2024 के लिए ये बैच टारगेटेड है और इस बैच में जब आप जुड़ते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा जो व्यवस्था है कि हम आपको अभी जुलाई से लेके दिसंबर तक प्री कम मेंस का जो कोर्स है वो पूरा कराते हैं। प्रीलिम्स टू मेंस करा देते हैं, मतलब PT और मेंस आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जो सेपरेटली बचा हुआ मेंस होता है
वो आफ्टर प्रीलिम्स कराते हैं फिर। लेकिन ये जो जनवरी से लेके मई तक का समय होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो पिछले बीच में जो 4 साढ़े 4 5 महीने आपके पास होते हैं, इसमें स्टडी IQ आपको SIP उपलब्ध कराता है, सक्सेस इन प्रीलिम्स। इसमें जो भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, उन सब्जेक्ट का जो पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर्स होता है, उस करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है। साथ ही साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, जिनसे आपके परफॉर्मेंस से आइडिया लगने लगता है कि आपकी तैयारी मजबूत है, और उसके बाद आप जब प्रीलिम्स देते हैं तो बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो जाए। जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाता है, स्टडी IQ अपने खर्चे पे आपको दिल्ली में रखती है। आपका खाना पीना रहना और किताब कॉपी टेस्ट और ऑफलाइन मोड में आपके कोचिंग के मार्गदर्शन की समस्त सुविधाएं निःशुल्क होती है, और ये आप तब तक रहेंगे जब तक आप मेंस कंप्लीट नहीं कर लेते। और मेंस कंप्लीट करने के बाद फिर साक्षात्कार की भी व्यवस्था स्टडी IQ निःशुल्क आपकी कराती है, और आप इस बैच के साथ जुड़े रहते हैं। और हमें लगता है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है, या आप बिल्कुल फ्रेशर भी हैं लेकिन आपने दिमाग में डाल रखा है कि 2024 हमें देना है, तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि आप इस महत्वपूर्ण बैच का हिस्सा आपको बन जाना चाहिए, इस महत्वपूर्ण बैच के साथ आपको जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा P2I बैच। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपलब्ध हो पाएंगे हम लोगों से आपको, तो ये जुड़ने का प्रयास करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने इस क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के कुछ प्रासंगिक निर्णय भी आर्टिकल 44 की ओर इशारा करते हैं कि विभेदात्मक व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। विभेदात्मक व्यवस्थाएं लोगों को कहीं न कहीं प्रताड़ित ही करते हैं। लोग चाहते भी हैं कि उनका निर्णय जो है वो एक तार्किक विधिक व्यवस्था के द्वारा किया जाए। इस मामले में शाह-बानो केस, शाह-बानो वाद पर आप निर्णय देख सकते हैं। शाह-बानो वाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसने कहा कि शाह-बानो के पति द्वारा तलाक दिए जाने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण के मुद्दे पर सुनवाई होगी। मतलब शाह-बानो का जो मामला है, उस मामले में तलाक की अलग व्यवस्था थी। मुस्लिम जो विवाह अधिनियम है, उसमें अलग व्यवस्थाएं है। तलाक हो गया तो बस बात खत्म हो गई। 3 बार उन्होंने तलाक बोल दिया, अब तलाक हो गया तो तलाक खत्म। अब जब तलाक हो ही गया तो अब कोई जुड़ाव बचता नहीं है। लेकिन शाह-बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपने जो भी मौखिक तलाक दे दिया, वैधानिक तलाक तो नहीं है। अभी भी कानून की नजर में पति पत्नी हो आप, और जो पति है उसे पत्नी के जो भरण पोषण की बात है उस पे विचार किया जाएगा। और अगर लगता है कि पति को भरण पोषण के लिए व्यवस्थाएं 125 के तहत मुकदमा चलने के बाद अगर भरण पोषण के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत व्यवस्था बनती है कि पति भरण पोषण के लिए मासिक या तिमाही जो भी है वो खर्चा दे, तो ऐसा हो सकता है। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। और जो विवाह अधिनियम, तलाक अधिनियम है, वो इस्लाम के लिए अलग है, लेकिन ये कानून के अंतर्गत आते हैं। तो ये कहीं न कहीं शाह-बानो के मामले में ये उनके अधिकारों का विस्तार है, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा दिखता है। एक जैसा कानून, आप भले इस्लाम के अंतर्गत आपने तलाक दिया, आप इस्लाम धार्मिक रूप से आपने तलाक दिया, नहीं, आपके ऊपर अभी भी वही कानून लागू होगा जो भारतीय कानून है, एक जैसा लागू होगा, जो सभी पे एक जैसा लागू होता है। ऐसे ही सल्ला मुगदल केस है। इसमें मुख्य याचिकाकर्ता कल्याणी, एक गैर सरकारी संगठन जो संकटग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए काम करता था, जिसका नेतृत्व सरला मुगदल कर रहे थे। दूसरी याचिका मीना माथुर की थी, जिनके पति ने इस्लाम धर्म अपना लिया और दूसरी शादी कर ली थी। तो इसमें इनका मानना था कि इस्लाम अपना के दूसरी शादी करना, दूसरी शादी के लिए केवल इस्लाम अपनाना, ये गलत है। इसलिए भले इस्लाम अपना के उन्होंने दूसरी शादी कर ली, ऐसी दशा में वो अपराध के भागी हैं, और उनके ऊपर कानून वही लागू होता है एक विवाह वाला, और पहले विवाह को ही वैध किया जाएगा, दूसरा विवाह अवैध हो जाएगा। जो दूसरा विवाह किया गया उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, उसका कोई मानना नहीं होगा, बल्कि आपराधिक मुकदमा चलेगा। पहला ही विवाह मान्य होगा, और कानून के अकॉर्डिंग भले ही उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो इस्लाम मुसलमान नहीं थे,
कि मुसलमान थे और उन्होंने दूसरी विवाह किया, उन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए मुसलमान बनने का प्रयास किया। तो ऐसे में बड़ा ही सही निर्णय जो था वो न्यायपालिका के द्वारा आया सल्ला मुगदल केस में। तो ये भी एक समान नागरिक संहिता की बात करता है कि आप अगर दुरुपयोग करना चाहते हैं किसी ऐसे कानून, किसी ऐसे विभेद का जिसके आधार पर आप आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं, कहीं न कहीं एक पत्नी के, पहले पत्नी के रहते दूसरा विवाह करना अपराध है। इस्लाम में छूट है, लेकिन इस्लाम में छूट होने का मतलब यह है कि जो मुसलमान है उसके लिए छूट है, लेकिन कोई हिंदू केवल इसलिए मुसलमान बनता है कि वो दूसरा विवाह कर सके, तो ये कहीं न कहीं गलत व्याख्या होगी। इसलिए कानून वैसे ही काम करेगा जैसे समान सबके लिए एक जैसी व्यवस्था। इसी तरीके से लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला था, इसमें भी लिली थॉमस बिगगैमी मामले के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस लिली थॉमस केस को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली शादी के विघटन के बिना दूसरी शादी को रोकने के लिए निवारक उपाय किया था कि जब तक पहली शादी आपकी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। भले ही आपके मामले में आपने मौखिक रूप से तलाक दे दिया, लेकिन जब तक उस तलाक पूरी तरीके से, उस तलाक में जो बातें हैं वो पूरी तरीके से अलगाव नहीं हो जाता, तब तक इसी तरीके से मामला आपका तलाक का कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति पे आप दूसरी विवाह जो है वो नहीं कर सकते। ऐसा लिली थॉमस केस में। ऐसे ही एबीसी बनाम स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, ईसाई धर्म की एक एकल मां ने अपने बच्चे की एकमास संरक्षणकर्ता के लिए आवेदन की पात्र मानी गई थी, आवेदन के लिए पात्र है ऐसा माना गया। समानता की बात थी और ईसाई धर्म में माना जाता है कि जो वंशानुक्रम व्यवस्था है वो पिता से चलता है, पिता से ही उसकी वंशानुक्रम व्यवस्था आगे चलेगी। यहाँ पर कोर्ट ने फैसला दिया कि एकल माँ, जो माँ है वो भी पिता के समान है, लिहाजा एकल माँ भी संरक्षणकर्ता के रूप में हो सकती है, अर्थात वो संरक्षणकर्ता बन सकती है। तो एक जैसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। तो ये जो केसेस हैं, ये केसेस ये बताते हैं कि चाहे मामला विवाह का हो, मामला तलाक का हो, मामला वंशानुगत का हो, मामला जो है वो दत्तक का हो, मामला उत्तराधिकार का हो, इन सभी मामलों को कोई भी किसी भी धर्म का हो, ऐसे मामले में धार्मिक आधार पर निर्णय नहीं, निर्णय कानूनी आधार पर होने चाहिए। तो जो धार्मिक आधार पर या किसी सांस्कृतिक विशेष पहचान के आधार पर जो पर्सनल लॉ के संबंध में जो विभेद है, केवल उन्हीं विभेदों को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य है एक समान नागरिक संहिता का है। तो मुझे लगता है कि ये एक समान नागरिक संहिता की जो व्यवस्था है ये आप समझ पाएंगे। इसके संबंध में जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसके लिए बहुत सारे सुझाव भी हैं, और मैंने कहा था कि जो सुझाव हैं उस सुझाव को भी देखा जाए। जैसे एक समान नागरिक संहिता केवल विकासवादी प्रक्रिया के माध्यम से ही उभर सकती है, मतलब एक समान नागरिक संहिता को थोपा नहीं जा सकता, एक समान नागरिक संहिता को थोपा नहीं जा सकता। जैसे बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे केसेस देखे गए, मामले देखे गए, उन मामलों के आधार पर कहा जा रहा है कि एक समान नागरिक संहिता एक विकासवादी प्रक्रिया के माध्यम से उभर सकती है जो भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करती है। ऐसे ही बहुत सारे काम हमने देखे, हमारे विधायिका ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिन कानूनों को हम सीधे सीधे एक समान नागरिक संहिता को लाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया कहीं न कहीं पूरे देश में एक जैसे कानून लाने का प्रयास करती है। हालांकि इस कानून का लेना देना केवल पर्सनल लॉ से नहीं है, लेकिन पूरे देश में एक जैसे विधान की जो चर्चा है वो हमें देखने को मिलती है। हाँ, पर्सनल लॉ से संबंधित तीन तलाक जो कानून था, जो तीन तलाक कानून था, इस तीन तलाक कानून को बनाया गया और इससे पर्सनल लॉ एक जैसा हुआ। आर्टिकल 44 कहीं न कहीं स्थापित हुआ हमें देखने को मिला। इसी तरीके से और भी, जैसे एक जीएसटी कानून अपने पास था, जीएसटी कानून था, पूरे देश के लिए एक जैसे कर की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही थी जीएसटी के अंतर्गत। ऐसे ही एक योजना आई थी नरेगा योजना, सभी, वो चाहे किसी भी जाति के, धर्म के, वर्ग के लोग हों, इसके अंतर्गत रोजगार देने की बात उनको जो कही गई थी, ये भी एक समान नागरिक जैसे, क्योंकि ये राइट टू वर्क है,
ये राइट टू वर्क जैसी व्यवस्था थी, तो इसमें भी हमें एक जैसी व्यवस्था देखने को मिलती थी। इसी तरीके से कृषि बिल लाया गया था। कृषि बिल पूरे देश के लिए एक जैसा, एक देश एक बाजार की व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था, हालांकि उसे वापस कर लिया गया। तो ये जो कानून थे, ये कानून कहने को तो किसी अन्य उद्देश्य से आ रहे हैं, लेकिन इनका पूरे देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जब एक जैसी व्यवस्था की बात होती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लाना संभव है। और ये संभव न होता तो हमारे संविधान निर्माता राज्य से अपेक्षा न करते कि राज्य ऐसा संभव करे। इसी तरीके से सरकार चरणों में समान नागरिक संहिता से संबंधित यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकती है, जैसे विवाह से संबंधित, गोद लेने से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, भरण पोषण जैसे अलग अलग पहलुओं पर नागरिक संहिता लागू करने का चरणबद्ध तरीके से प्रयास हो सकता है। जैसे 3 तलाक कानून जो था, 3 तलाक कानून इसका उदाहरण है। आज 3 तलाक कानून कहीं न कहीं लागू हो चुका है, तो ये एक उदाहरण है। इसी तरीके से विवाह के संबंध में भी इसी तरीके से, हाँ, एक और कानून है जो जनसंख्या के संबंध में आने की बात लगातार हो रही है, वो भी कहीं न कहीं पर्सनल लॉ से जुड़ेगा और इस चरणबद्ध तरीके से नागरिक संहिता लागू करने में सहयोगी हो सकता है। इसी तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बड़ा ही व्यवहारिक सुझाव दिया था आर्टिकल 44 लागू करने के संबंध में। उन्होंने कहा था कि परिषद के बीच एक रास्ता प्रतिपादित उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह से संभव है कि भविष्य की संसद एक शुरुआत करके एक प्रावधान कर सकती है कि संहिता केवल उन लोगों पर लागू होगी जो यह घोषणा करते हैं कि इसे बाध्य होने के लिए तैयार हैं। अर्थात अभी जिस तरीके की हमारी सरकार ने पहल की है, कहीं न कहीं ये पहल ऐसा महसूस होता है जैसे ये पहल बी.आर. अम्बेडकर के विचारों पर है। कहा गया कि जो लोग चाहते हैं कि नागरिक संहिताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, वो अपना सुझाव दें, अपना मत दें, अर्थात वो वोट करें, वो रेट करें। इसके लिए गवर्नमेंट वेबसाइट खुली हुई है, उस गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आपकी इच्छा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। तो हो सकता है कि सरकार ऐसे लोगों से बाद में, जिन जिन लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से इच्छा जताई है, सरकार उन्हीं लोगों को मैसेज करके कहे कि आप सभी लोग इससे बंधने के लिए बाध्य हो रहे हैं और आप सभी लोग इससे बंधना चाहते हैं। ये बात आप स्वीकार करें क्योंकि आपने सुझाव दिया कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो हो सकता है कि ये बी.आर. अम्बेडकर के सुझाए गए सुझाव को प्रयोग में लाने का एक फार्मूला हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता के बारे में बहुत सारा विचार देखा। प्रयास था कि गंभीर चर्चा हम लोग करें। समय की चूंकि बाध्यता होती है, इसलिए सब कुछ समराइज करने की जरूरत होती है। तो अब अगर प्रारंभिक परीक्षा से सवाल पूछा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में, एक समान नागरिक संहिता के संबंध में, तब पर भी आप बता पाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्य परीक्षा में आप इसको लिखें कि एक समान नागरिक संहिता की अपेक्षा क्यों थी और अभी तक इसे व्यवहार में, प्रयोग में क्यों नहीं लाया जा सका, तो दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं फिर से आपको आमंत्रित करूंगा, P2I बैच, आज लास्ट डेट है, मतलब एडमिशन लेने की लास्ट डेट तो नहीं है, लेकिन आज से बैच शुरू हो रहा है। तो आपको 1-2 क्लासेस रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी अगर आप बाद में एडमिशन लेंगे। आज करे सो कल, करे सो आज करे, आज करे सो अब, परल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए आज के आज अपना एडमिशन, अपना जो नामांकन है वो पूरा करें। किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अमरेंद्र पांडे नोट्स, ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अमरेंद्र PND1 आप इंस्टा पे मेरे साथ मैसेज करके मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और amrendra.pandey@studiiq.com ये मेल ID है। यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं, आप प्रोसेस जाना चाहते हैं, आपको कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है, आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत मेंटरशिप में आना चाहते हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में आना चाहते हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जुड़ के, आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं और इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपेक्षा करेंगे कि आप लोग क्लास को लाइक अवश्य करेंगे, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बैच से जुड़ने का प्रयास करेंगे।
AP लाइव कोड खुद भी लगाएंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।